आपका मेरे चैनल शर्मा टीचिंग जोन पर स्वागत है। तो हम चैप्टर 4 एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में बात कर रहे थे। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है और उसको डायग्राम पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज हम उसके कंपोनेंट के बारे में देखेंगे। एग्रीगेट डिमांड, कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, ये बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, क्लोज इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी उसे कहते हैं जिसमें मतलब कि जैसे एक देश के अंदर में जो सेल परचेज होती है उसे हम क्लोज इकोनॉमी कहते हैं। कोई कंज्यूमर के थ्रू या फिर प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, इनमें ये क्लोज इकोनॉमी आती है। ओपन इकोनॉमी हम उसे कहते हैं जिसमें देश टू देश, मतलब इंडिया ने किसी से कुछ सामान खरीदा, किसी को बेचा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बेसिकली उसको हम ओपन इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, तो क्लोज इकोनॉमी के 2 टाइप हैं। ये जो क्लोज इकोनॉमी है इसके भी 2 पार्ट हैं। पहला है 2 सेक्टर इकोनॉमी और सेकंड है 3 सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, तो इनके 2 टाइप हैं। तो हम पहले बात करेंगे 2 सेक्टर इकोनॉमी के बारे में। मैं ये इरेज कर दे रहा हूँ। पहले हम 2 सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, 2 सेक्टर इकोनॉमी में जो 2 सेक्टर इकोनॉमी है उसमें सिर्फ 2 आएंगे, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर। कंज्यूमर आपने सेटिस्फैक्शन, डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन के लिए कंज्यूम करता है और परचेज करता है गुड्स को और सर्विस को, कुछ अपने डायरेक्टली सेटिस्फैक्शन के लिए। प्रोड्यूसर जो इन्वेस्ट भी करता है बनाने के लिए और अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के। ठीक है, तो इसमें हम 2 टाइप हैं 2 सेक्टर के। 2 सेक्टर में हम पहले बात करेंगे। पहला तो इसमें आएंगे, पहला सेक्टर इसमें कंज्यूमर का और दूसरा है प्रोड्यूसर का, या जिसे हम इन्वेस्टमेंट के भी रूप में देख सकते हैं। तो कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर हमने कोई भी गुड्स और सर्विस परचेज की और उसको डायरेक्ट कंज्यूम कर लिया, उसको कहते हैं कंज्यूमर। ठीक है, और प्रोड्यूसर जो कि गुड्स और सर्विसेज को बनाता है और उनमें पैसा लगाता है ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ में प्रॉफिट मिल सकती है। ठीक है, तो उसको कहते हैं प्रोड्यूसर या इन्वेस्टमेंट सेक्टर। ठीक है, ये सेक्टर, ये भी सेक्टर। ठीक है, ये दोनों हो गए। और तो अब हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आया, जो एग्रीगेट डिमांड है वो इक्वल टू है कंज्यूमर प्लस, हम पी भी लगा सकते हैं या फिर हम इन्वेस्टमेंट आई भी लगा सकते हैं इसकी जगह। ठीक है, तो ये हो गया सी से कंज्यूमर और आई से इन्वेस्टमेंट। ठीक है, 2 सेक्टर इकोनॉमी में हमें पता चला कि एग्रीगेट डिमांड है वो कंज्यूमर प्लस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये एग्रीगेट डिमांड हो गया। तो नेक्स्ट है हमारा 3 सेक्टर इकोनॉमी। तो 3 सेक्टर इकोनॉमी में बेसिकली कंज्यूमर और प्रोड्यूसर तो आएंगे, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों आएंगे, उनके साथ साथ एक गवर्नमेंट और जुड़ जाएगा। मतलब तीसरा सेक्टर हो जाएगा हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर दोनों काम करते हैं, कंजम्पशन का भी, इन्वेस्टमेंट का भी। कैसे करता है? कंजम्पशन का वो इसलिए करता है क्योंकि जो सरकारी
जो स्कूल होते हैं उनमें मिड डे मील दी जाती है, तो ये कंजम्पशन का भी काम करता है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट का कैसे, जैसे कि कोई भी रोड बनाना, हाईवे बनाना, ब्रिज, ये जितनी भी चीज़ें बनानी हैं वो इन्वेस्टमेंट के रूप में आ गई, ठीक है, क्योंकि उनको भी पैसे कमाना है, टैक्स टूक्स। और फिर हमारे पास आ जाता है ओपन इकोनॉमी, दूसरा हमारे पास आ जाता है ओपन इकोनॉमी। तो हम इसको इरेज कर देते हैं। तीसरा हमारे पास है ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी में मतलब रेस्ट ऑफ वर्ल्ड आ जाता है, मतलब कंज्यूमर भी आएगा, प्रोड्यूसर भी आएगा, गवर्नमेंट भी आएगी, लेकिन उसके साथ साथ रेस्ट ऑफ, उससे जो और दुनियादारी है ना वो भी इसमें ऐड हो जाएगी, सॉरी, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, इसमें हम नेट एक्सपोर्ट लिखेंगे। नेट एक्सपोर्ट, इसका जो फॉर्मूला है वो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, कितना मैंने दूसरे देश से में बेचा है, कितना हमने दूसरे देश से खरीदा है, ठीक है। इसमें वो चीज़ आएंगी, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बेसिकली आएंगे। तो इसमें हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी कंजम्पशन प्लस आई इन्वेस्टमेंट प्लस जी गवर्नमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। हमारे पास ये चारों चीज़ निकल के आई है ओपन इकोनॉमी, ठीक है। तो हमारे ये कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड का मतलब ये कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है। तो हम आगे जा रहे हैं। अब हमारे पास एग्रीगेट डिमांड का, अब इसमें कोई भी रोल नहीं है। अब हम पढ़ेंगे एग्रीगेट सप्लाई के बारे में, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई के बारे में हम पढ़ेंगे। एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन क्या थी? एग्रीगेट डिमांड इट इज़ अ सम टोटल ऑफ, मतलब हिंदी में बता देता हूँ, एक साल के अंतराल में हम जो भी गुड्स और सर्विस आने वाले साल में खरीदेंगे, उनको प्लान करने के लिए खरीदेंगे, उसको हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। और एग्रीगेट सप्लाई हम उसे कहते हैं जो हम जो प्रोड्यूसर, ये बेसिकली प्रोड्यूसर के बारे में बात हो रही है, जो प्रोड्यूसर एक साल के अंदर गुड्स और सर्विसेज को प्लान करेगा बनाने के लिए, ये भी प्लान प्रकार है, प्लान्ड इकोनॉमी, मतलब प्लान करेगा कि एक साल के अंदर वो कितनी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा, उसे हम एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं, ठीक है। तो एग्रीगेट सप्लाई हमने पढ़ लिया। तो एग्रीगेट सप्लाई का एक हम सीधा सा एक टेबल के रूप में हम डिफाइन करते हैं इसको, ठीक है। तो एग्रीगेट सप्लाई की एक बार मैं डेफिनेशन आपको पता ही चल गया है, बस मैं लिखा देता हूँ। ठीक है, व्हेन वी प्लान टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद इन एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। तो ये है एग्रीगेट सप्लाई हमारे पास में। तो एग्रीगेट सप्लाई इनकम के इसमें क्वेश्चन बनता है, पहले हम टेबल लिख लेते हैं, एक टेबल के रूप में इसको डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं टेबल हमारे पास है, हम नया टेबल बनाते हैं इनकम की और एग्रीगेट सप्लाई की, ठीक है। ये हो गया इनकम, ये हो गया एग्रीगेट सप्लाई। तो अब इसमें कोई एक टेबल दे रखी है बुक में, मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ। 0, 20, 40, 60, 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, ठीक है। ये अपनी बुक में दे रखी है, इनकम की टेबल है। और एग्रीगेट सप्लाई की क्या टेबल है?
एग्रीगेट सप्लाई की और इनकम की सेम टेबल दे रखी है। ठीक है, तो एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट इनकम की, ठीक है, तो ये इनकम ये y इक्वल टू AS है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन आउट क्या आता है इसमें कि जो एग्रीगेट सप्लाई है वो इनकम के बराबर क्यों है, क्योंकि हम डायग्राम में देख रहे हैं कि इनकम 0 है, सप्लाई 0, 20 है, इनकम 40, एग्रीगेट सप्लाई 40, 60, 60, 80, 80, 100, 120। तो हमारे पास एक क्वेश्चन निकल के आया है जो एग्रीगेट सप्लाई है वो इनकम के इक्वल क्यों है। ठीक है, तो इसका जो सीधा आंसर है, एग्रीगेट सप्लाई हमने पता किया है जो प्लान्ड है, जो भी हम 1 साल के अंदर जो प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा, उसको हम एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें आया है कि जो इनकम एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल क्यों है, तो हमारे पास एक सीधा सा आंसर है, क्योंकि हम जितना हम प्रोड्यूस करेंगे उतना ही हम सेल करेंगे। जैसे कि इनकम इस लेवल पे 0 है तो हमने कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया, क्योंकि हमें रॉ मटेरियल ये जो सभी चीज़ें हैं वो हमारे पास कुछ भी नहीं, उनके लिए पैसे नहीं। इनकम 0 है, कोई भी पैसे नहीं है हमारे पास, सप्लाई भी 0 होगी। ठीक है, इनकम 20 है, एग्रीगेट सप्लाई, जितना हम प्रोड्यूस करेंगे उतना ही हम सेल करेंगे। ठीक है, और जितना हम सेल करेंगे उससे उतने हमारे पास इनकम होगी, हम जितने हमारे पास इनकम होगी उतने हम खरीद सकते हैं, उससे ज़्यादा तो हम खरीद नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए एग्रीगेट सप्लाई इनकम के इक्वल टू है। ठीक है, तो अब हम इसको एक डायग्राम के रूप में दिखा देते हैं। तो अब हम ये यहाँ है एग्रीगेट सप्लाई और ये है इनकम, तो अब हमारे पास ये दिखेगा 0, 20, 40, 60, 80, 100, इसी तरह 20, 40, 60, 80, 100, 120। ठीक है, ये हमारे पास दे रखे हैं। तो हमें पता है इनकम की जो लाइन है वो यहाँ से उठती है, तो 0 पे 0 है, ये एक पॉइंट हो गया, 20 पे 20 है, ये यहाँ दूसरा पॉइंट हो गया, 40 पे 40 है, ये हमारे पास तीसरा पॉइंट हो गया, 60 पे 60 दे रखा है, ये हमारे पास फोर्थ पॉइंट हो गया, 80 पे 80 दे रखा है, ये हमारे पास 80 पॉइंट हो गया, 80 वाला हो गया, ये यहाँ 100 वाला हो गया, ये यहाँ 100। ठीक है, तो हमारे पास ये लाइन निकल के आई है, ये हमारे पास ये लाइन निकल के आई है। ठीक है, तो इस लाइन पे क्या है, इनकम और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है। ठीक है, ये हमने डायग्राम के रूप में शो कर दिया है। तो अब हम आगे चलते हैं, और इसको इरेज कर देते हैं, क्योंकि हमने डायग्राम पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो एग्रीगेट सप्लाई का एक फॉर्मूला भी होता है, एग्रीगेट डिमांड का जैसे था C+I, उसी तरह एग्रीगेट सप्लाई का क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड का था हमारे पास C+I, तो एग्रीगेट सप्लाई का होगा C+सेविंग। जितना हमने कमाया, कंज्यूम किया, जो बचा वो सेविंग में आ गया। ठीक है, C+सेविंग इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, हमारे पास अब फोर्थ आ जाता है हमारे पास कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है, तो अब हमारे पास है ये कंजम्पशन फंक्शन का
कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? एक ऐसी इक्वेशन, कंजम्पशन फंक्शन एक ऐसी इक्वेशन होती है जो कंजम्पशन को शो करती है। मतलब कंजम्पशन फंक्शन एक ऐसी फंक्शन होती है जो कंजम्पशन, या फिर इसका हमें एक डेफिनेशन है, इट इज ए रेशियो बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम इज कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन। रेशियो बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, इनकम और कंजम्पशन के बीच में जो रेशियो है उसको हम कंजम्पशन फंक्शन कहेंगे। ठीक है, तो कंजम्पशन फंक्शन हम कहेंगे। और कंजम्पशन फंक्शन के हम एक बार टेबल देख लेते हैं। एक हमारे पास कंजम्पशन फंक्शन की टेबल है, हम उसको डायग्राम के रूप में भी नोट करेंगे। ये हमारे पास कंजम्पशन फंक्शन, तो बुक में टेबल है 0, 50, 100, 150। इनकम है 0, 50, 100, 150। ठीक है, वाई हमारे पास इतना दे रखे हैं, और जो सी है वो है 20, 60, 100, 120। 20, 60, 100 और 120, ये हमारे पास सी का है दे रखे हैं। और जो ये 0 to 20, इनकम 0 है, कंजम्पशन 20, इसको हम ऑटोनोमस, ये क्वेश्चन आ सकता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन भी कहते हैं। ठीक है, ये इनकी इसकी ख़त्म हो चुकी है, नया देते हैं, ये वाला नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं इसको। और अब हम इसको डायग्राम पे शो करेंगे। ठीक है, तो डायग्राम पे शो करेंगे तो सॉरी, अब हम यहाँ डायग्राम पे इसको शो कर देते हैं जल्दी से। ठीक है, ये हो गए हमारे कंजम्पशन, ये हो गए इनकम। ठीक है, तो हम यहाँ शो करते हैं। तो कंजम्पशन कितनी देर की देखो, 20, 40, 60, 80, 100, 150। ठीक है, इसी तरह यहाँ ले लेते हैं 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160। ठीक है, तो अब यहाँ लिख देते हैं 20, 40, 60, 80, 100, 120। इसे साइड भी 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160। ठीक है, हमने यहाँ लिख दिया। तो हम इसको जल्दी से जल्दी अब डायग्राम पे शो कर देते हैं। इनकम 0 पे 0 लेवल, फिर 50, 60 पे 50 है भाई। इनकम है 60 पे अप्रोक्स यहाँ। ठीक है, तो अब 50 पे 60 है, 50 पे 60 नहीं, 60 पे 50 है, हाँ ठीक है। फिर है 100 पे 100 है, ये आ गया 100 का चेला और ये अप्रोक्स यहाँ। ठीक है, ये आ गई। फिर 150 पे 120 है, 150 यहाँ हो गया है अप्रोक्स, और ये का 120 अप्रोक्स यहाँ। ठीक है, तो ये जो लाइन हमारे पास निकल के आई है, ये इनकम की लाइन है। अब हम कंजम्पशन की लाइन को शो कर देते हैं। इनकम अगर 0 है तो कंजम्पशन है 20, एक तो यही निकल गया। फिर इनकम अगर 50 है, कंजम्पशन है 60, 50 पे अप्रोक्स यहाँ। ठीक है, और एक 60 पे 50 है, हाँ ठीक है, यही है। फिर आते हमारे पास इनकम अगर 100 है, ये भी 100 है, ये यहाँ मैच हो गया। फिर इनकम अगर 150 है, ये है 1, कंजम्पशन 120 है 150 पे। ठीक है, तो कंजम्पशन निकाल दी हमने। कंजम्पशन
0 पे है 20, फिर ठीक है, फिर 60 पे है 60 कंजम्पशन है, 50 पे है 60 ठीक है, फिर कंजम्पशन है 100 पे 100 ठीक है, फिर कंजम्पशन है 120 पे 150 ठीक है। ये भी बात, तो हमारे पास ये निकल के आया अप्रोक्स यहाँ है, मतलब ऐसे निकल गए ठीक है। तो हमारे पास ये आ गई, तो ये हमारे पास आ गई कंजम्पशन की लाइन। तो अब आप देख सकते हो यहाँ ये जो पॉइंट है इस पे जो कंजम्पशन है वो इक्वल टू है इनकम के, ठीक है। हमारे पास ये आ गया, तो ये क्लियर है। तो आगे हमारा एक देखते हैं, इसमें हम एक और चीज़ दिखा सकते हैं, जैसे कि ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, लिख देता हूँ मैं यहाँ। ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं इसको। तो अब हमारे पास एक है जो कंजम्पशन है वो इनकम से पहले जो है कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है, इनकम डिक्रीज है। अब कंजम्पशन डिक्रीज है, इनकम जो है इंक्रीजिंग रेट पे है। हमारे पास ये तीनों ऑब्जर्वेशन आई हैं, आप इनको याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सी लाइन, स्लोप ऑफ सी लाइन कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है। तो अब हम ये वाला टॉपिक करेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास दे रखा है स्लोप ऑफ सी लाइन, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है स्लोप ऑफ सी लाइन। सी लाइन को हम अदर और में लिख के इसको एमपीसी भी कहते हैं, ठीक है। एमपीसी भी कहते हैं इनको हम, मार्जिन प्रॉपर्टी टू कंज्यूम। तो इसकी जो डेफिनेशन इसकी क्या बनेगी, इट इज़ रेशियो बिटवीन, इसके हम लिख सकते हैं इसे रेट ऑफ चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। इनकम के चेंज होने पर जो कंजम्पशन में चेंज हुआ है उसको हम स्लोप ऑफ सी लाइन या एमपीसी भी कहते हैं, ठीक है। हमारे पास ये आ गया। तो इसमें क्या है, इनकम के चेंज होने पर कैसे, ये इनकम, यहाँ इनकम, ये है कंजम्पशन की लाइन। इनकम अगर बढ़ेगा कंजम्पशन भी बढ़ेगा, इनकम अगर कम होगा कंजम्पशन भी कम होगा। अब हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे तो हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट कैसे खरीद सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह इनकम अगर बढ़ा कंजम्पशन बढ़ा, इनकम कम कंजम्पशन कम, ठीक है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है ईपीसी और एमपीसी में डिफरेंट कॉन्सेप्ट कैसे हैं। मतलब एमपीसी हमारे पास है, याद रखना आप, चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन, ये हमारे पास लाइन का हो गया। फिर नेक्स्ट आता है एपीसी और एमपीसी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं एमपीसी का फॉर्मूला भी होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एमपीसी भैया एमपीसी है, मैं ब्लू कलर ले लेता हूँ। इट इज रेशियो बिटवीन एडिशनल consumption and
एडिशनल इनकम, ठीक है। इट इज़ ए रेशियो बिटवीन एडिशनल कंजम्पशन और एडिशनल इनकम। जैसे कि हमने कोई भी हम एग्जांपल लेते हैं, पहले हम इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, बाद में इसका एग्जांपल लेंगे। इसका जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह है, डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा कंजम्पशन ऑन डेल्टा वाई, मतलब जितना चेंज होगा कंजम्पशन में उतना इनकम में चेंज होगा, ठीक है। जैसे इसमें फॉर एग्जांपल हम कोई भी ले लेते हैं, हाँ ठीक है। हमारे पास जो इनकम डेल्टा सी गिवन है 50, डेल्टा वाई गिवन है 40। तो हमारे पास मतलब कंजम्पशन जो चेंज हुई कंजम्पशन है वो हमारे पास 50 दे रखी है, जो वाई है चेंज हुई इनकम है वो हमारे पास 40 दे रखी है, ठीक है। हम इसको सिंपली पुट कर देंगे, कंजम्पशन 50 अपॉन 40। ये हम इसे अगर काटते हैं तो हम काटने में टाइम नहीं लगाएंगे, हमारे पास कैलकुलेटर है, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 0.8, यह हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आगे हम एमपीसी की बात कर लिया है। आप जो पहले मैंने एमपीसी के बारे में और स्लोप ऑफ सी लाइन के बारे में बताया था उसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, और चाहें तो इसकी भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे एपीसी। एपीसी हमारे पास क्या है, इट इज रेशियो बिटवीन टोटल कंजम्पशन एंड टोटल इनकम। तो इसमें क्या है, इट इज़ ए रेशियो बिटवीन टोटल कंजम्पशन टोटल इनकम। टोटल कंजम्पशन जितने हमने टोटल कंज्यूम किया है और जितनी हमारे पास टोटल इनकम है उसको हम एपीसी मतलब एवरेज प्रोपोर्शनेट कंजम्पशन कहते हैं, ठीक है। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला है एपीसी इक्वल टू सी अपॉन वाई, ठीक है। अगर सी हमारे पास 50 है या फिर 100 या फिर एक काम करते हैं, हम सी को हम मानते हैं 140 और वाई को 150। सी है हमारे पास 140 और वाई है हमारे पास 150, ठीक है। हमारे पास ये दे रखा है, तो सिंपली हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा कुछ 0.933 अप्रॉक्स, ठीक है। तो ये हमारे एपीसी क्लियर होता है। तो आगे हमारे पास आता है सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन के ऊपर आ चुके हैं। तो सेविंग फंक्शन सेविंग फंक्शन से आप क्या समझते होंगे। सेविंग फंक्शन से जैसे कि हमने कोई भी कंज्यूम किया, जैसे एक कोई व्यक्ति है उसकी इनकम है 1 लाख रुपीज़, ठीक है। सपोज करते हैं, वैसे है तो नहीं, 1 लाख रुपीज़ है, तो उसने जो कंज्यूम किया है वो करीब 50 लाख किया कंज्यूम। तो जो 50 लाख कंज्यूम किया है और 50,000 जो कंज्यूम किया और 50,000 जो बच गए हैं, ठीक है, वो सेविंग के रूप में आ जाता है। तो सेविंग फंक्शन क्या होता है, सेविंग फंक्शन रिलेशनशिप, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, इट इज रेशियो ऑफ रिलेशन बिटवीन सेविंग एंड इनकम is known as saving function। सेविंग और इनकम के बीच में मतलब इनकम रिलेशन बिटवीन सेविंग एंड इनकम, वैसे हम सेविंग और इनकम के जो रिलेशन बिटवीन मतलब इनमें जो रिलेशन होता है उसको हम सेविंग फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो सेविंग फंक्शन ये जीरो भी हो सकता है, सेविंग मतलब कुछ भी नहीं की जाती। अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है, मैंने 1 लाख रुपए उड़ा दिए तो मेरे पास कुछ भी सेव करने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो जीरो भी हो सकती है, ठीक है। तो हमारे पास सेविंग फंक्शन होता है, ये हमारे पास क्लियर हो गया। तो
इसका जो है वो पॉजिटिव रिलेशन होता है हमेशा इनकम के साथ। जैसे कि अगर सेविंग बढ़े, अगर इनकम बढ़ी सेविंग बढ़ेगी, और अगर इनकम कम हुई तो सेविंग कम हो सकती है। अपनी अपनी चॉइस होती है, वो कितना उड़ाएगा अगला, कुछ तो सेव करेगा ही। ठीक है, तो ये हमारे पास सेविंग फंक्शन क्लियर होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास अगला टॉपिक आ जाता है हमारे पास, ये APC MPC हमने कर लिया है। फिर आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, रिलेशन बिटवीन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव। ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, रिलेशनशिप बिटवीन propensity to consume and relationship between propensity to आगे क्या दे रखा है, सेव। ये हमारे पास दे रखा है। तो हम पिछले मतलब टॉपिक में पढ़ के आए हैं, हमें APC का भी फॉर्मूला आता है, MPC का भी फॉर्मूला आता है, APS का फॉर्मूला है, MPS का भी फॉर्मूला आपको आ जाएगा। ठीक है, APC का फॉर्मूला क्या था, C/Y, और MPC का डेल्टा C/डेल्टा Y। तो APS का क्या होगा, इसमें देखो कंजम्पशन और यहाँ सेविंग, कंजम्पशन होता है तो इसमें आ जाएगा सेविंग/Y, और इसमें डेल्टा सेविंग/डेल्टा Y। ठीक है, सिंपल है। अगर आपको कोई पूछ ले APC का फॉर्मूला क्या है, कंजम्पशन/Y, MPC का फॉर्मूला डेल्टा C/डेल्टा Y, और आपसे पूछ ले APS का फॉर्मूला S/Y, और आपसे पूछ ले कि MPS का फॉर्मूला डेल्टा S/Y। ठीक है, तो इसके हम डेफिनेशन क्या है, रेशियो बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, और इसकी क्या है, ये टोटल है, टोटल कंजम्पशन और टोटल इनकम, और इसमें रेशियो बिटवीन एडिशनल कंजम्पशन एंड एडिशनल इनकम। ठीक है, तो अब इसके क्या होगी, रेशियो बिटवीन टोटल सेविंग एंड टोटल इनकम, और इसकी रेशियो बिटवीन एडिशनल सेविंग एंड एडिशनल इनकम। ठीक है, तो ये भी हमको आ गया। तो अब हमारे पास कोई भी टॉपिक नहीं बचा है, सब टॉपिक क्लियर है। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। वैसे मुझे आता तो नहीं, मतलब कमेंट बॉक्स कैसे ऑन होता है, बाकी मैं ट्राई करूँगा, अगर हो जाएगा तो आप अपने डाउट कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो थैंक यू, आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।